हेलो एवरीवन। जो पिछले वीडियो जो था हमारा उसको हमने स्टार्ट किया था फॉर द जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, तो उसको ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस की अगर बात करते हैं तो इस केस में, ठीक है, इस केस में आपका जो नर्व सेल होता है, ठीक है, तो इसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे हमने बात की थी डेंड्राइट्स की, और डेंड्राइट्स जो है इसका काम होता है सिग्नल को रिसीव करना। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है कि ये सिग्नल को रिसीव करेगा। ठीक है, तो सिग्नल रिसीव करने के बाद में आपकी इस सिग्नल्स को ये ट्रांसमिट करता है टुवर्ड्स दी बॉडी, सेल बॉडी, एंड सेल बॉडी से ये आपका ट्रांसमिट होता है टुवर्ड्स दी एक्सॉन हिलॉक। ठीक है, तो ये जो रीजन था ना, इसको हमने बोला था एक्सॉन हिलॉक। ठीक है, ये कौन सा रीजन था हमारा? ये हमारा था एक्सॉन हिलॉक। तो ये आपका एक्सॉन हिलॉक रीजन था। ठीक है, और एक्सॉन हिलॉक रीजन जो है यही हमारा डिसीजन मेकिंग रीजन होता है, जहां से आपके नर्व इम्पल्सेस को जनरेट किया जाता है। ठीक है, एक्चुअली ये जैसे अपन बोले कि डेंड्राइट्स सिग्नल को रिसीव करता है, उस सिग्नल को ये ट्रांसमिट करता है टुवर्ड्स द एक्सॉन हिलॉक, और उसके बाद में एक्सॉन हिलॉक डिसीजन लेगा कि उसको एक्शन पोटेंशियल को फायर करना है कि नहीं करना है। ठीक है, ये सारा जो प्रोसेस है ना, ये होता कैसे है? ठीक है, जैसे मान के चलते हैं कि ये जो डेंड्राइट्स है, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन कि यहाँ पे ये बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, और ये इंडिविजुअल्स जो है ये आपके सिक्योरिटी गार्ड जो है इसको सिग्नल भेजते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी गार्ड जो है इसको रखा है। ठीक है, और ये सिक्योरिटी गार्ड है, ये इसको सिग्नल भेज रहा है। ठीक है, उसके बाद में ये दूसरा डेंड्राइट है, ये भी इसको सिग्नल भेज रहा है, ये भी इसको सिग्नल भेज रहा है, और ये वाला भी इसको सिग्नल भेज रहा है। मतलब जितने भी डेंड्राइट्स आपके नर्व सेल के पास में होते हैं वो सारे डेंड्राइट्स क्या कर सकते हैं? सिग्नल को रिसीव कर सकते हैं और उस सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं टुवर्ड्स द एक्सॉन हिलॉक। ठीक है, जो कि हमारा गार्ड है, जो हमारा डिसीजन मेकिंग रीजन है। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि सारा जो भी एक्शन पोटेंशियल को फायर करने का जो डिसीजन है वो हमने किसके हाथ में देके रखा है? वो हमने देके रखा है ये गार्ड के हाथ में। तो जैसे मान के चलते कि इसके हाथ में गन रखा है अपन ने, ठीक है, और ये जितने भी आपके इंडिविजुअल्स हैं ये इसको सिग्नल भेजने के बाद में ये इस गन को फायर करता है। ठीक है, ये इस गन को क्या कर देगा? फायर कर देगा। बट सिग्नल अगर स्ट्रॉन्ग है तो ही ये इसको फायर करता है। ठीक है, अगर इसने सिग्नल भेजा है, फर्स्ट इसने सिग्नल भेजा है, और ये अगर आपका सिग्नल वीक है तो इस तक आपका सिग्नल नहीं पहुंचेगा। ठीक है, अगर D2, D3 और D4 ये इंडिविजुअली सिग्नल भेज रहे बट सिग्नल उस तक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं पहुंच रहा है, तो उस केस में ये ट्रिगर नहीं दबाएगा। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल ट्रिगर नहीं करेगा। बट मान के चलो कि ये जो एक डेंड्राइट है इसका सिग्नल इतना स्ट्रांग है, ठीक है, कि ये इसको कंप्लीटली एक्टिवेट कर रहा है, और कंप्लीटली एक्टिवेट कर रहा है तो फिर ये स्ट्रांग सिग्नल के केस में एक्शन पोटेंशियल को फायर कर देगा, गन को फायर कर देगा। ठीक है, अब देखो कि डेंड्राइट जो है ये सिग्नल भेजते हैं, मतलब क्या करते हैं? जब भी डेंड्राइट्स की बात करें तो डेंड्राइट जैसे सिग्नल के साथ में बाइंड होता है तो इसके सोडियम आयन चैनल जो है ये ओपन होते हैं। अगर इसके सोडियम आयन चैनल्स ओपन होते हैं तो डेंड्राइट से सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिफ्यूज होता है टुवर्ड्स दी सेल बॉडी, एंड सेल बॉडी से आपके एक्सॉन हिलॉक के पास में। ठीक है, जैसे मान के चलते कि इसको 100 सोडियम आयंस कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत है, किसके लिए? एक्शन पोटेंशियल को फायर करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए। ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स ट्रिगर करने के लिए इसको 100 सोडियम आयंस की ज़रूरत है। ठीक है, अपन एग्जांपल ले रहे हैं, ये जो है ये जब फर्स्ट टाइम 50 सोडियम आयंस को ट्रांसपोर्ट करता है फर्स्ट डेंड्राइट, तो उस केस में
इसको 100 की ज़रूरत है, और जब तक आप उसको 100 सोडियम आयंस ला के नहीं दोगे तब तक ये आपका गन का ट्रिगर नहीं दबाएगा, ठीक है। ये इसको 50 सोडियम आयंस लेके आ रहा है तो भी नहीं होगा, ठीक है। ये 90 लेके आ रहा है तो भी ये एक्शन पोटेंशियल ट्रिगर नहीं करेगा। ये 99 लेके आ रहा है तो भी ये एक्शन पोटेंशियल ट्रिगर नहीं करेगा। इसको जब तक आप सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन 100 नहीं मिलेगा तब तक ये ट्रिगर नहीं दबाएगा। तो इस केस में होता क्या है कि जब भी एक साथ दो डेंड्राइट्स, अगर ये 50 दूसरा 50 को लेके आ रहा है तो ये ट्रिगर दबा देगा, ठीक है। बट अगर एक कोई भी डेंड्राइट, अगर मान के चलते हैं कि सेकेंड टाइम ये आपका 100 सोडियम आयंस, ये कितना 100 सोडियम आयंस जो है 100 सोडियम आयंस को अगर ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कितने सोडियम आयंस को 100 सोडियम आयंस को अगर ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो उस केस में ये एक्टिवेट हो जाएगा। 100 सोडियम आयंस को अगर ये एक साथ ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो इसका रिक्वायरमेंट है 100 का, और 100 का रिक्वायरमेंट है तो वो पूरा हो जाएगा, तो वो ट्रिगर को दबा देगा, ठीक है। तो एक्सॉन हिलॉक जो है इसको पहले आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो सारे डेंड्राइट्स क्या करते हैं, सोडियम आयंस के कॉन्सेंट्रेशन को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करते हैं एट द साइट ऑफ एक्सॉन हिलॉक, ठीक है। एक्सॉन हिलॉक के साइड पे आपने सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया, और ये सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन जब एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे पहुंचेगा तो ये ट्रिगर को दबा देगा, मतलब एक्शन पोटेंशियल को फायर करेगा। तो वो जो आपका एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन होता है उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं अपन, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, ठीक है। उसको अपन क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या होता है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल का मतलब होता है ऐसा कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा मेम्ब्रेन का पोटेंशियल जिसके ऊपर एक्सॉन हिलॉक नव इम्पल्सेस को जनरेट करता है, ठीक है। तो इस केस में अगर एक बार एक्सॉन हिलॉक एक्टिवेट हो गया, उसने नव इम्पल्सेस को ट्रिगर किया, तो यहाँ पे होता है आपका ऑल और नन वाला फिनोमेना, ठीक है। मतलब होगा तो एक साथ सभी एक्टिवेट होगा या फिर एक भी नहीं होगा। तो ये एक्सॉन जो है इसको एक्टिवेट करेगा, और एक्सॉन जो है ये नव इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करता है टूवर्ड्स दी एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल की तरफ अगर आपका नव इम्पल्सेस ट्रांसमिट किया जा रहा है तो फाइनली एक्सॉन हिलॉक आपके टारगेट सेल को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। तो ये नव इम्पल्सेस कैसे जनरेट होती है, कहाँ से जनरेट होती है, तो अपन ने बोला एक्सॉन हिलॉक उसको जनरेट करता है, और एक बार जनरेट हो गया तो वो फिर आपका डाउन द एक्सॉन कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये नव इम्पल्सेस जनरेट कैसे हो रही है ये बेसिक अपने को समझ में आ गया, ठीक है। अब उसको कंडक्ट कैसे किया जाता है उसको हमें पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे अपन पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जो आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, ठीक है, जिसको अपन ने बोला था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर आपका पॉजिटिव में जाता है तो अपन उसको डीपोलराइजेशन बोला था, अगर वो नेगेटिव में आएगा तो उसको हाइपरपोलराइजेशन बोला था। और फिर से अगर पोटेंशियल आपका रेस्टिंग था, वो डीपोलराइज हुआ था, और फिर से वापस आप उसको रेस्टिंग पे ला रहे तो उसके लिए हमने टर्म यूज किया था रीपोलराइजेशन, ठीक है। बट इसके बाद में हम बार बार वर्ड यूज करेंगे एक्शन पोटेंशियल फायर हुआ, एक्शन पोटेंशियल फायर हुआ। तो एक्शन पोटेंशियल का मतलब होता क्या है, तो एक्शन पोटेंशियल मतलब सडन चेंज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है। बहुत ही कम टाइम में अगर आप मेम्ब्रेन पोटेंशियल को बहुत ज़्यादा चेंज कर देते हो, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि 0.1 माइक्रोसेकेंड जो है, 0.1 मिलीसेकेंड जो है, इसमें आपने मेम्ब्रेन पोटेंशियल को पॉजिटिव में लेके गए, ठीक है। तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा चेंज होता है तो उसको एक्शन पोटेंशियल बोला जाएगा। जैसे यहाँ पे इस ग्राफ में अगर ये यहाँ से लेकर ये ग्राफ अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत ही कम टाइम में, इतने से कम टाइम में आपका इतना सारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो गया, तो इसको बोला जाता है एक्शन पोटेंशियल। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्शन पोटेंशियल। तो पर्टिकुलर सिग्नल के अगेंस्ट में जो अपन नव इम्पल्सेस जनरेट करते हैं तो उसको एक्शन पोटेंशियल बोला जाता है, ठीक है। तो इस केस में जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नव इम्पल्सेस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक्सॉन हिलॉक नव इम्पल्सेस कैसे जनरेट करता है उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है।
तो एक्सॉन हिलॉक नर्व इम्पल्सेस कैसे जनरेट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था कि एक्सॉन हिलॉक जो होता है ये आपके सोडियम आयंस को कलेक्ट करता है। अगर एक्सॉन हिलॉक पे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहुंच जाएगा तो उसके बाद में एक्सॉन हिलॉक जो है एक्शन पोटेंशियल को फायर करता है, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल फायर करने के बाद यहाँ पे एक्सॉन से आपका जो नर्व इम्पल्स है ये एक्सॉन टर्मिनल की तरफ ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। तो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस हमें पढ़ने हैं, तो हम क्या करेंगे, एक्सॉन पे कोई भी 2 पॉइंट को फोकस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये पॉइंट ए कंसिडर किया है, यहाँ पे हमने क्या किया, जो आपका एक्सॉन होता है उसके बाहर की तरफ एक इलेक्ट्रोड लगाया है और एक अंदर की तरफ इलेक्ट्रोड लगाया है। तो ये दोनों इलेक्ट्रोड क्या करेंगे कि जो भी आपका मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर की तरफ जो भी आयन का कॉन्सेंट्रेशन है उसमें डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और मेम्ब्रेन के ऊपर कहाँ पे निगेटिव चार्ज है कहाँ पे पॉजिटिव है वो आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो मेनली निगेटिव चार्ज होता है सेल के अंदर में, मतलब इनसाइड दी मेम्ब्रेन, एंड आउटसाइड दी मेम्ब्रेन होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ठीक है। तो पॉइंट ए पहला पॉइंट आपने ये कंसिडर किया, पॉइंट बी ये दूसरा है जहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड लगा के रखे हैं और यहाँ पे हम नर्व इम्पल्सेस कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं वो देख रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट ए पे अगर आपका नर्व इम्पल्स जनरेट हुआ है तो पॉइंट ए से ये कंडक्ट करेगा टुवर्ड्स द पॉइंट बी। ग्राफ आपको हर एक जगह पे सेम ही मिलेंगे, सेम मिलेंगे, मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थ्रेशोल्ड तक जाएगा और एक्शन पोटेंशियल को फायर करेगा, फिर से आएगा हाइपरपोलराइज होगा और उसके बाद में फिर से ये आपका रिपोलराइज होगा। यही सेम ग्राफ आपको सेकंड पॉइंट पे भी मिलेगा, ठीक है। तो पॉइंट ए पे क्या होता है, पॉइंट बी पे क्या होता है, नर्व इम्पल्स पॉइंट ए से पॉइंट बी पे कैसे कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। अब देखो एकदम सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ उतना अच्छे से आपको सुनना है, ठीक है। नर्व इम्पल्स कैसे कंडक्ट होती है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा जो एक्सॉन होता है उसके ऊपर 2 तरीके के चैनल्स होते हैं, ठीक है। एक सिंपल पैसिव चैनल्स होते हैं जो हमेशा ओपन रहेंगे, ठीक है, और कुछ चैनल्स वोल्टेज सेंसिटिव होते हैं। वोल्टेज सेंसिटिव का मतलब क्या, वोल्टेज चेंज होगा तभी वो ओपन होंगे, ठीक है। तो इस केस में ये चैनल्स की अगर हम बात करेंगे तो ये जो चैनल है ये पोटेशियम आयन चैनल है, ठीक है। ये कौन सा चैनल है आपका, पोटेशियम आयन चैनल है, ठीक है। ये आपका पोटेशियम आयन चैनल है, ठीक है। उसके बाद इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये आपका वोल्टेज गेटेड है, ठीक है, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल है। दोनों भी पोटेशियम आयन चैनल ही है, बट एक वोल्टेज सेंसिटिव है, मतलब एक गेटेड चैनल है, ऑन या ऑफ हो सकता है, और दूसरा जो है वो आपका पैसिव चैनल है, मतलब वो हमेशा ओपन रहेगा, वो हमेशा क्या रहेगा, ओपन रहेगा, ठीक है। चलो यहाँ तक ठीक है। उसके बाद में ये जो थर्ड है, ठीक है, ये आपका वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल है। ये आपका वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल है, ठीक है। अब देखो कि ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल या फिर वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल या सिंपली पोटेशियम आयन चैनल, ये आपके पूरे एक्सॉन की तरफ, एक्सॉन के मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, मतलब एक्सोलेमा के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ये एक्सॉन हिलॉक की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये एक्सॉन हिलॉक है और हमारे इस मेम्ब्रेन के ऊपर ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, ठीक है, जो कंटिन्यूस प्रेजेंट रहेंगे आपके एक्सॉन मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। कौन से चैनल्स होते हैं, अभी यहाँ पे आपने लिखा, एक पोटेशियम आयन चैनल, वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स एंड वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि एक्सॉन हिलॉक क्या करेगा, जैसे ही एक्सॉन हिलॉक के ऊपर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो उस केस में एक्सॉन हिलॉक ये अपने सोडियम आयन चैनल्स को ओपन करता है। सोडियम आयन चैनल्स ओपन होने के बाद एक्सॉन हिलॉक पे सोडियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। इस पॉइंट को अगर हम फोकस करते हैं, एक्सॉन हिलॉक वाले पॉइंट को अगर हम फोकस करते हैं, तो इस केस में इसके साथ में क्या हो रहा है, देखो हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल -60, ठीक है,
ये -60 का मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है, इसमें क्या होता है कि डेंड्राइट्स सिग्नल के साथ बाइंड होता है। बाइंड होने के बाद, ठीक है, बाइंड होने के बाद में क्या हो रहा है कि धीरे धीरे आपके सोडियम कॉन्सेंट्रेशन एक्सोन हिलॉक पे बढ़ रहा है। सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन एक्सोन हिलॉक पे अगर बढ़ेगा तो पोटेंशियल माइनस से पॉजिटिव में जाएगा, क्योंकि सोडियम के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये देखो, ये पोटेंशियल ना ये धीरे धीरे आपका पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। अगर पोटेंशियल धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और इस पोटेंशियल में अगर -10 का भी चेंज आ गया, +10 का भी चेंज आ गया, ठीक है, +10 का भी चेंज आ गया, मतलब -60 से ये किसके ऊपर पहुंच जाएगा, -50। तो इसमें अगर +10 मिली वोल्ट का चेंज आता है तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल -50 पे पहुंच जाएगा। और -50 पे अगर एक बार पोटेंशियल पहुंच गया तो एक्सोन हिलॉक के जितने भी वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम आयन चैनल्स है वो सारे ओपन हो जाएंगे। एक्सोन हिलॉक के सारे वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम आयन चैनल्स अगर ओपन होते हैं तो यहाँ से एक्शन पोटेंशियल को फायर किया जाएगा, मतलब सारे सोडियम चैनल्स एक साथ अगर आपके ओपन होते हैं तो पोटेंशियल जाएगा पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो पोटेंशियल अगर पॉजिटिव की तरफ गया, इसका मतलब ये पोटेंशियल मान के चलो आपका +50 तक पहुंच गया, ठीक है। तो 40 to 50 तक ये पोटेंशियल पहुंचेगा, मतलब हो गया डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो ये पोटेंशियल आपका पहुंच गया कि कहाँ पे, +50 पे। तो +50 पे अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहुंच गया, इसका मतलब ये किसकी वजह से +50 के ऊपर गया, बिकॉज ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन डिफ्यूजेस फ्रॉम आउटसाइड द सेल टू द इनसाइड द सेल, ठीक है। तो बाहर से सोडियम आयन सारे अंदर आना स्टार्ट हो गए और उस केस में आपका सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन एक्सोन हिलॉक पे बढ़ गया। अब ये सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन एक्सोन हिलॉक पे बढ़ने के बाद में क्या होगा, ये सोडियम आयन्स आपके डिफ्यूज होंगे टूवर्ड्स दी एक्सोन, ठीक है। तो एक्सोन की तरफ ये डिफ्यूज होंगे। एक्सोन की तरफ डिफ्यूज होने के बाद में एक्सोन के पास में जो भी वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम आयन चैनल्स है, वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम आयन चैनल्स है, तो ये ब्लू वाला चैनल देखो, ठीक है। वोल्टेज सेंसिटिव जो सोडियम आयन चैनल है, ये वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम आयन चैनल्स आपके सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, अगेंस्ट दी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन या फिर चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस एक्सोन के पॉइंट पे, ये पॉइंट ए है अपना, है ना। तो इस पॉइंट पे जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपका चेंज हुआ, मतलब फिर से यहाँ पे सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन पहुँच गया है -50 मिली वोल्ट तक। मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपका पहुँच गया -50 मिली वोल्ट, मतलब +10 हो गया है ना। तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, फिर से जो आपके वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम आयन चैनल्स है फिर से ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे ओपन होने के बाद में फिर से आपका सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बाहर से अंदर की तरफ डिफ्यूज होगा। तो ये सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बाहर से अंदर की तरफ डिफ्यूज हो गया, ठीक है। अब ये सोडियम आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये आगे की तरफ डिफ्यूज होगा। अब आगे की तरफ जब डिफ्यूज होगा तो आगे का जो सोडियम आयन चैनल्स हैं, ठीक है, तो ये फिर से ओपन हो जाएंगे। ये सोडियम आयन चैनल्स ओपन होंगे तो बाहर से फिर से आपका सोडियम अंदर की तरफ आएगा। ये सोडियम को फिर से आप आगे की तरफ भेजोगे। तो इस केस में सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे अगर बढ़ गया तो ये सोडियम आयन चैनल्स आपके ओपन होंगे। तो इन दिस में ये पॉइंट बी है और पॉइंट बी पे क्या होगा, पॉइंट बी के अभी सोडियम आयन चैनल्स क्लोज है, बट पॉइंट ए पे अगर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और वो सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन आगे की तरफ आपका माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स द पॉइंट बी, तो सोडियम अगर पॉइंट बी की तरफ डिफ्यूज होते हैं तो उस केस में क्या होगा, पॉइंट बी पे जो भी सोडियम आयंस के चैनल्स है, वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स है, ये आपके ओपन हो जाएंगे। बट किस केस में ओपन होंगे, अगर यहाँ पे सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ जाता है तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपका -60 से -50 पे पहुंच जाएगा और -60 से -50 पे पहुंचेगा तो इस केस में ये चैनल्स भी ओपन हो जाएंगे। ये चैनल अगर ओपन होते हैं तो आपका फिर से इस पॉइंट पे ये चैनल सारे ओपन हो गए। चैनल सारे ओपन होने के बाद में ये पॉइंट जो है यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। ये सोडियम कॉन्सेंट्रेशन आगे भेजेंगे, आगे के चैनल्स फिर से ओपन होंगे। पॉइंट सी आगे अगर अपन ने कंसिडर करके रखा है तो पॉइंट सी पे भी सेम मैकेनिज्म होगा। तो होता क्या है कि जैसे मान के चलते कि
जैसे मान के चलते कि यहाँ पे आपके पास ये एक्सॉन है, ठीक है, और एक्सॉन है तो हमें क्या करना है कि हर एक पॉइंट पे आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम आयंस चैनल्स है, वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स है, ठीक है, दोनों भी मेम्ब्रेन के ऊपर वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स है। तो इस केस में क्या होगा कि एक्सॉन हिलॉक से सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, ये यहाँ पे आ गया, तो यहाँ के चैनल्स ओपन हो गए, यहाँ के चैनल्स ओपन हो गए तो सारा सोडियम आयन जो है ये बाहर से अंदर की तरफ डिफ्यूज हुआ। सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ गया तो ये सोडियम आयन आगे की तरफ डिफ्यूज होगा। यहाँ पे जो चैनल्स है ये ओपन हो जाएंगे तो यहाँ पे फिर से आपका सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। ये सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन इस पॉइंट पे अगर इंक्रीज होता है तो ये फिर से डिफ्यूज होगा आगे की तरफ, तो आगे के चैनल्स को ये ओपन करेगा। इन दिस वे ये मैकेनिज्म आपका तब तक चलते रहेगा जब तक आप एक्सॉन टर्मिनल तक नहीं पहुँच जाते, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? तो एक्सॉन टर्मिनल तक जब तक आप नहीं पहुँच जाते, आपका ये सारा सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन जब तक एक्सॉन टर्मिनल तक नहीं पहुंचता तब तक ये मैकेनिज्म आपकी चलती रहेगी। और ये जो सोडियम आयन आपके डिफ्यूज हो रहे हैं यही इसी को बोला जाता है नर्व इम्पल्सेस, ठीक है। तो यही हमारे क्या होते हैं, नर्व इम्पल्सेस। और नर्व इम्पल्सेस कौन से फॉर्म में है, तो ये सोडियम आयंस के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो कि जैसे आपका सोडियम आयंस आगे की तरफ डिफ्यूज हो रहा है, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होता है कि जब भी आपके नर्व इम्पल्सेस एक्सॉन हिलॉक टू एक्सॉन टर्मिनल तक डिफ्यूज होते हैं तो कभी भी ये नर्व इम्पल्स वापस एक्सॉन हिलॉक की तरफ नहीं आता। अब बात करते हैं आयंस की, आयंस तो कहीं पे भी डिफ्यूज हो सकते हैं, वो फॉरवर्ड भी डिफ्यूज हो सकते हैं, वो बैकवर्ड भी डिफ्यूज हो सकते हैं, बट बैकवर्ड डिफ्यूज होने के बाद में भी वो फिर से उस एक्सॉन को एक्टिवेट नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है, तो इसका भी रीज़न है, ठीक है। अब देखो कि कोई भी एक्सॉन जो है ये जब एक्टिवेट होता है, नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करता है, तो आपको क्या करना है, उस पॉइंट को रीजनरेट भी करना है, उस पॉइंट के मेम्ब्रेन पोटेंशियल को आपको रीजनरेट भी करना है, ठीक है ना। तो जैसे हमने बोला था कि ये पॉइंट ए है, तो यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ये पहले आपका -60 था, उसके बाद में थ्रेशोल्ड के बाद डीपोलराइजेशन, और उसके बाद में अभी इसको हाइपर पोलराइज करके फिर से रिपोलराइज करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आपका अभी सोडियम आयन जो है ये डिफ्यूज नहीं होगा, सोडियम आयन डिफ्यूज नहीं होगा। क्यों नहीं डिफ्यूज होगा, ये आपके पॉइंट ए के पास में, जैसे पॉइंट ए पे जब नर्व इम्पल्स जनरेट हुए थे तो उस केस में ये चैनल्स ओपन थे, बट जब ये नर्व इम्पल्स पॉइंट बी मतलब फॉरवर्ड में पहुंच गया तो यहाँ पे सोडियम आयंस बाहर से अंदर आना बंद हो गए। क्यों, तो ये जो चैनल है ना ये आपका क्लोज हो गया। कौन सा चैनल, जो आपका वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल है, ये आपका चैनल क्या हो गया, क्लोज हो गया। अगर ये चैनल आपका क्लोज होता है तो सोडियम आयंस आपके डिफ्यूज नहीं हो पाते, इसलिए नर्व इम्पल्स जो है ये आपका कभी भी बैकवर्ड की तरफ डिफ्यूज नहीं होता, ठीक है। तो नर्व इम्पल्सेस हमेशा किस डायरेक्शन में कंडक्ट किए जाएंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द एक्सॉन टर्मिनल। तो ये जो आपका वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल है इसको रीजनरेट होने के लिए 1 to 2 मिली सेकेंड्स की ज़रूरत होती है। मतलब 1 to 2 मिली सेकेंड, एक बार एक्टिवेट होने के बाद 1 to 2 मिली सेकेंड तक वो फिर से काम नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो 1 to 2 मिली सेकेंड तक अगर वो काम नहीं कर सकता, इसका मतलब एक बार अगर कोई भी एक्सॉन के साइड को आपने एक्टिवेट किया तो वो 1 to 2 मिली सेकेंड तक फिर से कोई भी सिग्नल आने के बाद एक्टिवेट नहीं होगी। उसको बोला जाता है रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ एक्सॉन। मतलब रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब क्या, कि रीजनरेट होने के लिए टाइम कितना लग रहा है, आपको उस न्यूरॉन्स को या उस एक्सॉन को फिर से नर्व इम्पल्स कंडक्ट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, ठीक है ना। तो उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। तो अब बात करते हैं रीजनरेशन की। अगर यहाँ पे नर्व इम्पल्सेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो नर्व इम्पल्सेस कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है सोडियम आयन चैनल, ठीक है। तो सोडियम आयंस जो है ये डिफ्यूज होते हैं टुवर्ड्स द एक्सॉन टर्मिनल। सोडियम आयंस आपके कहाँ से आए, तो बोले सोडियम आयंस जो है ये बाहर से अंदर की तरफ आए और इन्होंने मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज किया,
और उसके बाद में आपका ये डिफ्यूज़ हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो 9 इम्पल्सेस आपके डिफ्यूज़ हो रहे हैं। अगर इस केस में हम बात करते तो ये प्रोसेस जो है ये क्या करता है, ये प्रोसेस आपके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डी पॉजिटिव की तरफ लेके जाता है, मतलब डीपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बट अभी इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको रीपोलराइजेशन भी करना है। तो उसके लिए हमारे पास में नेक्स्ट चैनल्स होते हैं, ठीक है। तो सोडियम आयंस को डिफ्यूज़ करने के लिए हमारे पास में था वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल, ठीक है। अगर आपको रीपोलराइजेशन करना है, ठीक है, आपको अगर रीपोलराइजेशन करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी सोडियम आयंस हैं जो अंदर की तरफ आए उसको बाहर ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, या फिर कोई तो भी दूसरा मैकेनिज्म से मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेस्टिंग पे लाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो प्रोसेस है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीपोलराइजेशन, ठीक है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, डीपोलराइजेशन। तो रीपोलराइजेशन कैसे होता है, रीपोलराइजेशन कैसे होगा, तो रीपोलराइजेशन, ठीक है। तो रीपोलराइजेशन कैसे होगा, तो हम बोलेंगे रीपोलराइजेशन जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पोटेशियम आयंस। तो हम क्या करेंगे, पोटेशियम आयंस जो है इसको अंदर से बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट करेंगे। अगर पोटेशियम को अंदर से बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो अंदर की तरफ सोडियम पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इन साइटोसोल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर साइटोसोल में ये कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द निगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। ये पोटेंशियल जो पॉजिटिव में गया था उसको ये किसकी तरफ लेके जाएगा, निगेटिव पोटेंशियल की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। तो ये निगेटिव की तरफ इसको लेके जा रहा है। तो यहाँ पे सोडियम आयंस ने पोटेंशियल को -60 से +50 मिलीवोल्ट तक लेके गया था, ठीक है। तो ये जो है पोटेशियम को ट्रांसपोर्ट करेगा, पोटेशियम को हमें क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है सेल के बाहर, तो उससे मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव में जाएगा। इसके लिए हमारे पास में होता है वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल, ठीक है, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल जो ओपन होते हैं कब, जब आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है, ये कब ओपन होंगे, वोल्टेज गेटेड मतलब वोल्टेज जब चेंज होगा, ये वोल्टेज गेटेड मतलब ये भी वोल्टेज जब चेंज होगा। बट इसको वोल्टेज कितना लगेगा, तो इसको वोल्टेज लगेगा -50 मिलीवोल्ट, है ना, -50 मिलीवोल्ट, जिसको अपन ने बोला था थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। इसको हमने क्या बोला था, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। इसको ज़रूरत होती है आपके +50 मिलीवोल्ट की। कितना, +50, मतलब +10 अगर चेंज होता है तो सोडियम आयन चैनल्स ओपन होता है। बट यहाँ पे +50 मतलब बहुत ही ज़्यादा इसको पॉजिटिव पोटेंशियल की ज़रूरत है। -60 अगर है, ठीक है, तो उसमें +40 ऐड करो तो 0 पे आ जाएगा। उसके बाद में आप और +50 ऐड करो तो +50 पे आ जाएगा। मतलब कम से कम +90 मिलीवोल्ट तक पोटेंशियल आप जब बढ़ाओगे तब ये चैनल ओपन होता है। तो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल जो ये लेस सेंसिटिव होते हैं, ये सोडियम आयन चैनल्स के बाद में ओपन होते हैं। तो इसलिए क्या हो रहा है कि इस केस में जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जब आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब +50 पे पहुंच रहा है, ठीक है, तो ये चैनल्स आपके ओपन हो रहे हैं। उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में क्या हो रहा है, उसके बाद आपका ये चैनल ओपन होगा तो सारे पोटेशियम आयंस बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। और पोटेशियम बाहर की तरफ जब आप ट्रांसपोर्ट करोगे तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डिक्रीज होना स्टार्ट होगा तो ये कितना डिक्रीज करेगा, तो ये डिक्रीज कर देता है -70 तक। अगर ये -70 तक मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिक्रीज करता है तो इस पॉइंट को आप बोलोगे हाइपरपोलराइजेशन। तो पोटेशियम आयन चैनल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपोलराइजेशन, क्योंकि ये -60 की तरफ लेके जा रहा है। बट बहुत लंबे समय तक अगर ये ओपन होता है तो ये हाइपरपोलराइजेशन भी करता है, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइपरपोलराइजेशन। चलो ये इतना क्लियर हो गया।
तो पोटेशियम चैनल इज वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइपरपोलराइजेशन, वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीपोलराइजेशन। ठीक है, तो इन दिस वे आपका जो पोटेशियम चैनल है ये हाइपरपोलराइजेशन करेगा और उसके बाद में मेम्ब्रेन के ऊपर जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज है वो काम करता है, तो धीरे धीरे आपका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो आपका रेस्टिंग पे आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रेस्टिंग पे आना स्टार्ट हो गया। चलो यहाँ तक ठीक है, तो ये आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अटेन हो जाएगा। ठीक है, तो रीपोलराइजेशन हाइपरपोलराइजेशन के लिए आपका वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन पोटेशियम चैनल एंड डीपोलराइजेशन के लिए वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल, बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, तो इन दिस वे आपका जो एक्शन पोटेंशियल है इसको फायर किया जाता है। 9 इम्पल्सेस को पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सॉन का पॉइंट ए से पॉइंट बी से पॉइंट सी तक जाएगा। तो हर एक पॉइंट जो है, हर एक पॉइंट पे ऐसा सेम मैकेनिज्म होता है। ठीक है ना, तो हर एक पॉइंट पे आपका सेम मैकेनिज्म होगा। ठीक है, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे आपके सोडियम आयन चैनल जो है ये ओपन होते जाएंगे और पीछे के जो आपके पोटेशियम आयन चैनल्स है ये ओपन हो गए तो सोडियम आयन चैनल क्लोज होते जाएंगे। तो धीरे धीरे आपका ये 9 इम्पल्स जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब एक्सॉन टर्मिनल तक ट्रांसमिट किया जाएगा एंड फाइनली जो आपका टारगेट सेल है, ठीक है, टारगेट सेल है यहाँ तक 9 इम्पल्सेस पहुँच जाएंगे तो टारगेट सेल भी आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो इन दिस वे 9 इम्पल्सेस जो है इसको कंडक्ट किया जाता है, डीपोलराइजेशन किया जाता है मेम्ब्रेन का और उसके बाद में हाइपरपोलराइजेशन किया जाता है। ठीक है, रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया कि रिफ्रैक्टरी पीरियड मतलब आपका जो एक्सॉन है ये कितने टाइम तक नेक्स्ट सिग्नल या नेक्स्ट 9 इम्पल्स को कंडक्ट करने के लिए रेडी नहीं होता, उसको बोला जाए रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड 1 to 2 मिलीसेकेंड तक का होता है। ठीक है, तो सोडियम आयन चैनल्स को रीजनरेट होने के लिए 1 to 2 मिलीसेकेंड्स का टाइम लगेगा। ठीक है, उसके बाद में फंक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ 9 फाइबर्स की अगर हम बात करते हैं तो फंक्शनल प्रॉपर्टी में आपकी ये 3 प्रॉपर्टीज आती हैं। पहला है एक्शन पोटेंशियल आर कंडक्टेड डाउन द एक्सॉन विदाउट लॉस ऑफ सिग्नल। इसका मतलब क्या होता है कि एक बार अगर आपके एक्सॉन हिलॉक ने 9 इम्पल्सेस को फायर किया, ठीक है, तो ये हमेशा एक्सॉन हिलॉक से एक्सॉन टर्मिनल तक ही ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, ये कभी भी वापस नहीं आएगा। ठीक है, और कहीं पे भी बीच में सिग्नल ब्रेक नहीं होता, ये सभी चैनल्स को ओपन करते हुए जाएगा और लास्ट तक पहुंचेगा। ठीक है, इसमें ऑल और नन फिनोमेना होता है। ऑल और नन का मतलब क्या, एक एक्सॉन के ऊपर अगर 100 सोडियम आयन चैनल्स है तो होंगे तो सारे के सारे ओपन होंगे 1 by 1। ठीक है, एक्सॉन हिलॉक से अपन स्टार्ट अगर करेंगे, ठीक है, एक्सॉन हिलॉक से अगर आप स्टार्ट करते हो तो यहाँ से ये एंड, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जितने भी सोडियम आयन चैनल्स है तो 1 by 1 अपन क्या करेंगे, यहाँ का पहले ओपन करेंगे, उसके बाद में यहाँ का ओपन होगा, उसके बाद यहाँ का ओपन होगा, उसके बाद यहाँ, ऐसे करते करते आप जितने भी सोडियम आयन चैनल्स है वो सारे के सारे आपके 1 by 1 ओपन होते जाएंगे। ठीक है, बट होंगे तो सारे होंगे या फिर एक भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला था कि यहाँ पे सिग्नल कभी भी लॉस नहीं होता, बीच में ऐसा नहीं होता कि चैनल्स ओपन ही नहीं हो रहे और सोडियम आपका आगे बढ़ ही नहीं रहा। ठीक है, इसलिए तो हमने एक्सॉन हिलॉक को रखा है कि जो भी डिसीजन लेना है एक्सॉन हिलॉक, एक बार एक्सॉन हिलॉक ने अगर गन से फायरिंग कर दी, अगर एक्शन पोटेंशियल को फायर किया, 9 इम्पल्सेस को अगर ट्रिगर किया तो वो 9 इम्पल्सेस कभी भी वापस नहीं आते। ठीक है, इट इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस। उसके बाद में सेल्फ रीजनरेटिंग मतलब क्या, एक बार अगर एक्सॉन 9 इम्पल्सेस को कंडक्ट करेगा तो उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में ये खुद रीजनरेट हो जाता है। मतलब मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर आपका पॉजिटिव में गया है तो कुछ देर के बाद में ये आपका रेस्टिंग पे आ जाएगा, फिर से नेक्स्ट सिग्नल के लिए रेडी हो जाएगा, इसलिए इसको बोला था सेल्फ रीजनरेटिंग। ठीक है, तो इन दिस वे यहाँ पे आपका जो 9 इम्पल्स कंडक्शन है, ठीक है, इसको अपने ने कंप्लीट कर लिया। एक 9 इम्पल्स जो है इसमें एक अपन स्पेसिफिक जो 9 इम्पल्सेस जो होते हैं उसका
रेट ऑफ ट्रांसमिशन बढ़ाने के लिए कुछ कंडीशंस ज़रूरी है ना। तो जैसे मैंने बोला कि नव इम्पल्सेस बहुत ही ज़्यादा रेट से ट्रांसमिट की जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा रेट से कंडक्ट किया जाता है, और वो रेट ऑफ कंडक्शन जो है इट इज़ डिपेंड अपॉन दी माइलिनेशन ऑफ एक्सॉन एंड डायमीटर ऑफ एक्सॉन। मतलब अगर आपको रेट ऑफ कंडक्शन बढ़ाना है तो इसके लिए आप क्या करो, दो कंडीशंस है कि जो नॉर्मल आपके पास में एक्सॉन है उसका डायमीटर आप बढ़ा दो, नॉर्मल जो एक्सॉन है उसका आप डायमीटर बढ़ा दो, ठीक है। तो नव इम्पल्स जो ये फास्ट रेट से कंडक्ट की जाएगी, या फिर नॉर्मल जो एक्सॉन है उसके ऊपर हम माइलिनेशन कर दो। तो जहाँ जहाँ पे माइलिनेशन होगा वहाँ पे आपके आयन चैनल एब्सेंट रहेंगे, वहाँ पे आयन चैनल्स नहीं रहेंगे। तो जहाँ पे आपका माइलिनेशन नहीं है वहाँ पे आपका आयन चैनल आपको रखना पड़ेगा। तो जहाँ पे माइलिनेशन नहीं होता उस रीजन को अपन ने नोड ऑफ रेनवियर बोला था, और नोड ऑफ रेनवियर जो है यहाँ पे अगर आपके आयन चैनल प्रेजेंट होती है तो वहीं से आपके आयंस अंदर की तरफ डिफ्यूज किए जाएंगे, ठीक है। तो इस केस में होता क्या है कि जैसे अपन मान के चलते कि हमारे पास में एक कंडीशन ये है, दो टाइप के होटल्स हैं, ठीक है, और उस होटल में हमने क्या किया, रेस लगाया, ठीक है। दोनों होटल जो है उसका लेंथ सेम है, ठीक है। हमने इसका लेंथ कंसिडर कर लिया कि ये आपका 100 फीट जो है इसका लेंथ है, ठीक है। दोनों जो है इनको कंपटीशन जीतने के लिए यहाँ से रेस को स्टार्ट करना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको रेस को ख़त्म करना है। बट कंडीशन ये है कि उस होटल में जितने भी रूम्स हैं उसके डोर्स को आपको ओपन करते हुए जाना है, ठीक है। तो ये सारे डोर्स को ओपन करते हुए जाना है। डोर्स का मतलब क्या है, ये डोर्स का मतलब हमारे पास में एक्सॉन के केस में वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स, ठीक है ना। तो डोर्स को ओपन करते हुए जाना है। तो इस केस में आप देख रहे हो कि जो ऊपर वाला जो आपका होटल है, ठीक है, ये जो होटल 1 है, ठीक है, इसमें डोर्स के नंबर बहुत ज़्यादा है, और नीचे वाला जो होटल 2 है इसमें डोर्स के नंबर बहुत ही कम है, ठीक है। तो कंडीशन ये है कि डोर ओपन करते हुए जाना है। तो ये अगर रेस स्टार्ट करेगा तो ये क्या करेगा, इसको ओपन करेगा, इसको ओपन करेगा, आगे जाएगा, इसको ओपन करेगा, इसको ओपन करेगा, आगे जाएगा, इसको ओपन करेगा, इसको ओपन करेगा। ऐसे करते करते ये आगे तक पहुंच जाएगा। बट डोर ओपन करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। ये क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, ये 2 डोर को ओपन करेगा, उसके बाद में यहाँ पे जाएगा, 2 डोर को ओपन करेगा, यहाँ पे जाएगा और ये 2 डोर को ओपन करेगा। इसमें इसको 6 डोर को ओपन करना है, और ऊपर वाले के केस में 12 डोर को ओपन करना है। तो ऑब्वियस है कि ये जो बंदा है ये जीत जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको कम डोर ओपन करने हैं। तो माइलिनेशन का भी सेम कंसेप्ट है। यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे माइलिनेशन हमने रखा है, ठीक है, जहाँ पे हमने माइलिन शीट को रखा है वहाँ पे तो आयन चैनल्स है ही नहीं, मतलब वहाँ पे तो वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स हमने रखे ही नहीं है, ठीक है। तो उतना पोर्शन जो है वो आपका वहाँ पे आपको गेट ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो इस केस में नव इम्पल्सेस कैसे होता है, यहाँ से इस नोड ऑफ रेनवियर से इस नोड ऑफ रेनवियर तक, इस नोड ऑफ रेनवियर से इस नोड ऑफ रेनवियर तक। तो इस टाइप के नव इम्पल्सेस कंडक्शन जो है इसको बोला था जंपिंग कंडक्शन। जंप कर रहा है ना एक नोड से दूसरा नोड, बीच वाला जो रीजन वहाँ पे गेट ही नहीं है तो वहाँ पे ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो ये नोड टू नोड क्या करते जा रहा है, नव इम्पल्स अपना जंप करते जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको जंपिंग कंडक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ कंडक्शन जो है इट इज जंप फ्रॉम नोड टू नोड, ठीक है। और इस टाइप के कंडक्शन को बोला जाता है साल्टेटरी कंडक्शन, ठीक है। और ये सिर्फ आपको किस में मिलेगा, ये सिर्फ आपको मिलेगा माइलिनेटेड फाइबर्स में, ठीक है। और इस केस में नोड ऑफ रेनवियर जो है यहीं पे आपके सोडियम के चैनल्स होते हैं, तो यहीं पे आपको आयंस के लिए लीकेज की जगह मिलेगी, ठीक है। बट माइलिनेशन पे आपका माइलिनेशन का जो साइट होता है वहाँ पे आपको सोडियम आयन चैनल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो रेट ऑफ कंडक्शन को अगर आपको बढ़ाना है तो उसके लिए आपको एक तो माइलिनेशन करना पड़ेगा या फिर डायमीटर को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो
माइलिनेटेड एक्सॉन्स जो है इनका रेट ऑफ कंडक्शन नॉर्मल एक्सॉन्स मतलब नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन से ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये इस टाइप का कुछ आपका कंडक्शन जो है ये आपको देखने को मिलता है साल्टेटरी कंडक्शन में, जहाँ पे ये नो डाउट रेनवियर वाले रीजन में आयन चैनल जो हमने पढ़े वो है, ठीक है। यहाँ से सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ता है तो ये डायरेक्ट यहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है। बट नॉर्मल केस में क्या होता था कि आपको हर एक चैनल्स को ओपन करते हुए जाना था। तो ये जितने भी ब्लू वाले चैनल्स थे आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स, हर एक चैनल्स को आपको ओपन करना पड़ता था। तो यहाँ पे जो रेट है, ठीक है, यहाँ पे जो रेट है ये स्लो हो जाएगा। तो यहाँ का रेट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसको जंप करना है फ्रॉम नोड टू नोड, ठीक है। चलो यहाँ तक ठीक है क्या। तो इस टाइप के कंडक्शन को क्या बोला जाता है, जंपिंग कंडक्शन। तो यहाँ पे अपना जो नो इम्पल्स जनरेशन एंड कंडक्शन है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम सिनेप्सिस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।